स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये दुनिया का सबसे आसान डायग्राम है, इसमें कुछ है नहीं बनाने में, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन जो मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनते जाइए। उसमें क्या है, पहले यहाँ मेंशन कर देती हूँ। तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन दिख रहा है आपको। सबसे पहली चीज, पॉलन ग्रेन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। नंबर 1 इज जेनरेटिव सेल एंड नंबर 2 इज वेजिटेटिव सेल, जिसको यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस लिखा हुआ है, ठीक है। जेनरेटिव न्यूक्लियस, आपकी किताब में एक स्टेटमेंट दिया जाएगा आगे जाके। स्टेटमेंट ये दिया जाएगा कि ये जो जेनरेटिव न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि ऐसा इसका जो है एक शेप बना हुआ है। अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करने की कोशिश करें, ऐसे बीच में ऐसे मोटा सा होगा, साइड साइड की तरफ ऐसे टेपरिंग हो जाती है, इसको हम लोग स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप्ड बोलते हैं। कल को जाके आपसे पूछा जाए कि पॉलन ग्रेन के किस सेल का जो शेप है वो स्पिंडल शेप्ड होता है, तो आपको आंसर लिखना है जेनरेटिव सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया जेनरेटिव न्यूक्लियस, सेल है तो उसके अंदर न्यूक्लियस होगा ही होगा। तो एक है जनरेटिव सेल और दूसरा है वेजिटेटिव सेल। याद हो गया सबको? एक क्या है? जनरेटिव सेल है, दूसरा क्या है? वेजिटेटिव सेल। फिर सवाल ये उठता है कि जब अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस ये है कि ये जो जेनरेटिव सेल है, ये जो क्या है? जेनरेटिव सेल है, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। मतलब यही पॉलन ग्रेन अगर यहाँ से उड़ता हुआ किसी स्टिग्मा के ऊपर जाके लैंड करेगा, तो उसके अंदर जाके फर्टिलाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जेनेटिव सेल को। लेकिन अगर ये लैंड करेगा तो उसमें ये जो जर्म पोर आपको दिख रहा है, यहाँ से पॉलन ट्यूब भी तो बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलेगा। कैसे बाहर निकलेगा? मैं आपको शो करती हूँ। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे ना आपको एक एनिमेशन नजर आ रहा है, तो थोड़ा मैं आगे करती हूँ स्किप, क्योंकि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आएगा तो मैं वापस इसको शो करूंगी आपको। देखिए, पहले हम लोग शुरुआत की बात करते हैं। जैसे ये फ्लावर है, एंथर्स दिख रहा है आपको, फिलामेंट नजर आ रहा है यहाँ पे। ये क्या है? यहाँ पे ओवरी है, ठीक है। ये तो इसके अंदर का जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन करूंगी अभी आगे जाके। फिर वापस ऊपर जाते हैं। ये देखिए, ये क्या है? एंथर है। अब इसमें से एक पॉलन ग्रेन जो है, ये देखिए क्या दिख रहा है इसमें? जनरेटिव सेल भी दिख रहा है और वेजिटेटिव सेल भी दिख रहा है, ठीक है। अब ये जाके स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ये देखिए गया उड़ता हुआ, कहाँ लैंड करेगा? स्टिग्मा पे कर गया लैंड। अब देखिए ये पॉलन ट्यूब बनाएगा, गया अंदर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो पॉलन ट्यूब आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो मैंने अभी भी आपको कौन सी बात बताई? जो आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो आप क्या देख रहे हैं? पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो आखिर इस पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर में जो आपने तुरंत देखा कि स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते के साथ इसने पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा? तो पॉलन ट्यूब जनरेटिव सेल नहीं बनाता, वेजिटेटिव सेल बनाता है। कौन बनाता है? वेजिटेटिव सेल बनाता है। याद रहेगा? पॉलन ट्यूब कौन बनाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा वेजिटेटिव जाए सेल। कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, याद रखेंगे वेजिटेटिव सेल।
And which cell of pollen grain participates in the phenomena of reproduction? Generative cell. ठीक है, वेरी गुड। और जो ये पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, तो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियस है कि एक एपर्चर होगा, जिसको आपको क्या लिखा हुआ है, जर्म पोर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जर्म पोर लिखा हुआ है। तो जर्म पोर के थ्रू ही वो बाहर जाता है। कौन? पॉलन ट्यूब जो है वहीं से निकला और वो आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये आपने क्या सीखा, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिफरेंसेस। अब एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास। ये अच्छी बात क्या है, इसके लेयर कितने हैं? 2। इसमें इंपॉर्टेंट सेल कितने हैं? 2। तो लेयर जो 2 है आपके पास, उसमें से पहला लेयर जो है आपके पास, जो सबसे बाहर यहाँ पे ऐसे आपको जिगजैग जिगजैग मैनर में रफ सरफेस के साथ नजर आ रहा है, एक्साइन। और एक्साइन जो है इस पूरे अर्थ पे मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि याद हो जाता है, सुनते 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 इतनी बार आप सुनेंगे। जब पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी इसके सारे लेयर्स पीएस ऑफ एंथर के, तो आपने सीखा एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। याद है सबको? ठीक है, तो मैंने आपको एक और बात बोली थी, बोल पढ़ाते पढ़ाते मैंने कौन सी बात आपको बताई थी कि ये जो टेपेटम है, मैं पहले दिखा देती हूँ डायग्राम। ऐसे हवा में बोलने से क्या फायदा। ये रहा। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नीचे जो आपको ये टेपेटम नजर आ रहा है, इसको सराउंड करके कौन बैठा है? टेपेटम बैठा है। तो मजे की बात ये है कि वो पॉलन ग्रेन के बाहर का स्पोरोपोलिनीन जो है उसको बनाने का काम ये टेपेटम करता है। ये टेपेटम ही स्पोरोपोलिनीन को सिक्रीट कर करके देता है। आपने एक बहुत बढ़िया 5 स्टार जो है स्वीट्स की शॉप ओपन कर ली, मिठाई की दुकान खोल ली आपने। आपको बाहर से बहुत अच्छा देखने में लगता है, लेकिन वहीं थोड़ी वो मिठाइयाँ बन रही होती है, वो तो कहीं और बन रहा होता है। जहाँ से वो आता, पता चला जहाँ से वो बन के आता है उसके किचन में कोई ताला मार दे, तो फिर आप सेल करते रहिए, कहाँ से आएगा आपके पास? तो ठीक उसी तरीके से यहाँ जो पॉलन ग्रेन्स अवेलेबल हैं और इसके बाहर का जो एक्साइन लेयर है, तो वो स्पोरोपोलिनीन लाएगा कहाँ से? उसको देगा कौन? तो उसको देगा कौन? तो ये टेपेटम देता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि व्हाट हैपेंस इफ द टेपेटम लेयर ऑफ एन एंथर इज रप्चर्ड। अगर आप इसको रप्चर कर दीजिए या फिर डीजनरेट कर दीजिए या डिस्ट्रॉय कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, तो क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क ये पड़ेगा कि पॉलन ग्रेन का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या रीजन है? पॉलन ग्रेन 10,000 ईयर्स बैक के भी मिलते हैं, तब भी उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर सके, फर्टिलाइज करा सके। तो क्या लॉस होगा इसका? तो ये किसकी वजह से हो पा रहा है? तो इसको इतना सपोर्ट कौन दे रहा है? दिस स्पोरोपोलिनीन। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। स्पोरोपोलिनीन जब नहीं मिलेगा तो इतना हार्ड रेसिस्टेंट एक्साइन लेयर नहीं बनेगा, और जिसकी वजह से ये पॉलन ग्रेन जो है बहुत ज़्यादा समय तक अपने आप को विएबल कंडीशन में नहीं रख पाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इतना। तो ये हो गया आपका एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर का नेचर क्या है? इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। आपको उल्टा करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या रीजन है कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो इतने ज्यादा समय तक अपने आप को वेल मेंटेन्ड कंडीशन में रख सकते हैं, वो लाइव कंडीशन में रह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन करने के लायक रह सकते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनीन। किसका बना होता है? ये स्पोरोपोलिनीन का बना होता है। और ये कभी किसी कीमत पे थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई भी चीज अलाउ करने का काम नहीं करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको एक जर्म पोर कैरी करना पड़ता है। एक दूसरा क्वेश्चन दूसरी भाषा में, उस पॉइंट का नाम बताइए एक्साइन लेयर में जहाँ पे स्पोरोपोलिनीन एब्सेंट होता है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या जम्पर। होगा? ठीक है, वेरी गुड। समझ आया आपको कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा टफ है, इतना ज़्यादा रेसिस्टेंट है कि ये पॉलन ग्रेन तो ऐसे डेड ही हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे श्योरिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारे हमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई, फिर आगे जाके पॉलन ट्यूब निकलने के लिए एक ओपनिंग जो है वो हमें देना पड़ेगा। जैसे आप जिस मकान में, रूम में, कमरे में रह रहे होंगे तो उसमें गेट होगा, पता चला सीमेंट ईट ला के बंद कर दिया उसको, फिर क्या कीजिएगा? तो ठीक उसी तरीके से इसको भी एक अपर्चर की पोर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज जॉइंट पोर।
अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे इंटाइन लेयर पे। इंटाइन लेयर जो है ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अलाउ करता है, और ये इंटाइन लेयर जो है ये नाम से ही पता चल रहा है ये अंदर वाला लेयर है। और ये बना होगा किसका, ये बनता है, चाहे तो आप बोल सकते हैं इसको सेलुलोज, मैम सेलुलोज और पेक्टिन। हाँ, चाहे आप इसको बोल सकते हैं सेलुलोज प्लस पेक्टिन, या फिर आप इसको पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पेक्टोसेलुलोज भी बोल सकते हैं, एक साथ लिखा जाता है पेक्टोसेलुलोज। ये नेचर है किसका, इंटाइन लेयर का, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो क्लियर किया है। यहाँ तक इसमें से एक एक देखिए, ध्यान देंगे, एक एक लेबल जो है सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, वेजिटेटिव जो सेल है, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखा होगा एनसीईआरटी में कि ये फ्लोट फ्लोट जनरेटिव सेल जो है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस जो है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता रहता है, इम्बेडेड होता है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में भी, बढ़िया डायग्राम है, ठीक है। और इतने लेवल्स तो आप खुद भी अगर बिना देखे बनाएंगे तब भी अब आप कर सकते हैं इजीली, और हर एक बच्चा जो है वो इसके लेवल्स इजीली कर सकता है बिना देखे, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन था, और इसको अगर हम लोग बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो ये देखिए कुछ यहाँ पे डेटा आएगा आपके पास अवेलेबल। डेटा बोलने का क्या मतलब है, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अगर आप यहाँ पे इसके डायमीटर के बारे में बात करें तो एवरेज जो है आपको इसका डायमीटर कितना देखने को मिलेगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 टू 50 माइक्रोमीटर है।